नमस्कार और स्टडी मेधा एकेडमी में आपका स्वागत है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इस यूनिट में लेसन 14 में आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क का ये जो पूरा चैप्टर है ये हम 3 पार्ट में कवर कर रहे हैं। तो एक पार्ट पहले आ चुका है ऑलरेडी, उसे आपने यदि नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 2 है। तो आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में और ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क को किन 3 तरीकों से बांटा गया है। तो आकार के अनुसार नेटवर्क को निम्नलिखित प्रकार से बांटा गया है। किस प्रकार से? आकार के अनुसार ना, उसके साइज के अनुसार 3 अलग अलग प्रकार से नेटवर्क को बांटा गया है। पहला होता है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क को शॉर्ट में बोलेंगे लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को शॉर्ट में बोलेंगे मैन और वाइड एरिया नेटवर्क को शॉर्ट में बोलेंगे वैन। तो 3 प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क हैं अपने साइज के अनुसार, आकार के अनुसार। तो ये कौन से 3 तरह के नेटवर्क हो गए? लैन, मैन और वैन। अब इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन क्या होता है। तो ये एक छोटा नेटवर्क होता है, ठीक है ना। लैन जो है वो साइज के अनुसार सबसे छोटा नेटवर्क है। सामान्यतः घर में, ऑफिस में या एक क्लोज्ड कैंपस में ये नेटवर्क होता है। तो घर में जैसे हमने 2-3 कंप्यूटर जोड़ लिए तो वो लैन बन गया। ऑफिस में हमारे 4-5 कंप्यूटर हैं, उनको आपस में जोड़ लिया। एक कैंपस है, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन वो क्लोज्ड कैंपस है, वहाँ पे जोड़ लिया 8-10-15 कंप्यूटर, वो बन गया लैन। तो इस प्रकार से जो सबसे छोटा नेटवर्क होता है जिसे सामान्यतः घर में, ऑफिस में या क्लोज्ड कैंपस में यूज करते हैं, उसे कहते हैं लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये जैसे कि आप ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि ये एक लैन बना लिया है कुछ कंप्यूटर्स को और सर्वर्स को आपस में जोड़ के। तो ये फाइल सर्वर हो गया, ये डेटाबेस सर्वर जोड़ दिए, उसके बाद ये लैपटॉप जोड़ लिया, डेस्कटॉप जोड़ लिया, ये एक और लैपटॉप और ये एक डेस्कटॉप, और आपस में जोड़ के और डेटा ट्रांसफर आपस में कर रहे हैं इसमें। तो ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, छोटा नेटवर्क है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले तो ये विशेषता है कि यह एक कमरे या एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है, ठीक है ना। छोटे नेटवर्क, बार बार हम लोग बोल रहे हैं छोटा नेटवर्क है, तो ये एक कमरे या बिल्डिंग तक सीमित होता है। डेटा ट्रांसफर स्पीड अधिक होती है क्योंकि अब ये छोटा है, बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टेंस का इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा रूटिंग स्विचिंग का इशू नहीं है, डायरेक्टली कंप्यूटर्स आपस में जुड़ जाते हैं। इस वजह से डेटा ट्रांसफर की स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। इसमें बाहरी नेटवर्क से संबंध नहीं रहता है, सिर्फ आपस में कुछ कंप्यूटर जोड़े गए हैं, बाहर का कोई डेटा नहीं आ रहा है, आपस में ही डेटा घूम रहा है जितने कंप्यूटर जुड़े हैं। तो इसलिए बाहरी नेटवर्क से कोई संबंध नहीं है। डेटा सुरक्षित है और इसीलिए सुरक्षित है क्योंकि बाहरी नेटवर्क से कोई संबंध नहीं है। फिर इसमें डेटा को व्यवस्थित करना आसान है क्योंकि डेटा कम भी है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है, यदि छोटा सा नेटवर्क बनाना है तो लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जाता है घर, ऑफिस या क्लोज्ड कैंपस में। और इसमें काफ़ी जो विशेषताएं होती हैं वो दूसरों से कुछ विशेषताएं होती हैं, हालांकि दूसरों से कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो छोटा है, डेटा ट्रांसफर इसकी स्पीड अच्छी है, डेटा सुरक्षित होता है, व्यवस्थित कर सकते हैं डेटा को, ये सब सारी चीज़ें इसकी विशेषताएं हैं लोकल एरिया नेटवर्क की। फिर देखते हैं हम लोग क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लैन से बड़ा नेटवर्क है लेकिन वैन से छोटा नेटवर्क है ना। तो यह लैन से बड़ा नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क के सामान्यतः एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जाता है। अब समझ लीजिए कि एक कंपनी है, उसके 2 ब्रांचेस हैं, एक इंदौर में एक भोपाल में। अब ये इंदौर में एक उन्होंने अपना लैन क्रिएट किया है, एक दूसरा क्रिएट किया है उन्होंने भोपाल में। अब इन दोनों लैंस को यदि आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो कि 2 शहरों के बीच लैन को जोड़ सकता है। तो इस तरह का नेटवर्क जो है वो साइज में काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये देखिए, फोटोग्राफ में आप देख के समझ सकते हैं। जैसे मैंने किसी कंपनी और उसके ब्रांचेस का उदाहरण लिया, तो सपोज करिए ये पहली ब्रांच का लैन हो गया, ये दूसरी ब्रांच का लैन, ये तीसरी ब्रांच का लैन हो गया, ये चौथी ब्रांच का लैन और ये 5वीं ब्रांच का लैन हो गया। तो सभी ब्रांचेस ने अपने अपने लैन बना रखे हैं और अपने सभी लैन नेटवर्क को वो मैन बना दिया है उन्होंने, क्योंकि आपस में ये सभी के सभी नेटवर्क जुड़ गए हैं। तो जब कई शहरों के
कई अलग अलग लोकेलिटीज़ के नेटवर्क्स आपस में जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट होता है जिसे बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़ जाते हैं। राउटर, स्विच और हब मिलाकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण होता है। अब 2 अलग अलग नेटवर्क जब जुड़ेंगे तो वहाँ पे राउटर की और स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए राउटर, स्विच और हब्स, इन सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में, जो कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 1 था, उसमें हम लोग देख चुके हैं कि क्या होता है राउटर, क्या होता है स्विच, क्या होता है हब। तो वो अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। तो इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस का उपयोग करते हुए मेट्रोपॉलिटन एरिया का निर्माण किया जाता है। अब मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का क्या क्या, इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी गति एवं फैलाव ज़्यादा होती है, ये हमने अभी बात की कि कई शहरों तक भी फैल सकता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका रखरखाव कठिन होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि ये बड़ा होता है। इससे डेटा को दूर तक भेजा जा सकता है जिससे ऑफिस का कार्य आसान हो जाता है। कोई चिट्ठी ऐसे एक शहर से दूसरे शहर पे भेजेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, इससे सीधा अपना डॉक्यूमेंट जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजा जा सकता है। एक कंप्यूटर हमारे इस शहर के लैन का, दूसरा कंप्यूटर दूसरे शहर में जो लैन स्थापित किया गया है उस लैन का। तो आपस में डेटा ट्रांसफ़र जो है वो थोड़ी दूर तक किया जा सकता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो लैन से बड़ा नेटवर्क होता है। फिर तीसरे प्रकार का जो नेटवर्क होता है उसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अब नाम से ही लग रहा है वाइड एरिया, मतलब ये बहुत ज़्यादा एरिया तक फैला होगा, मतलब बहुत ही बड़ा नेटवर्क होगा ये, मैन से काफ़ी बड़ा। तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क की भौगोलिक परिधि बहुत बड़ी होती है, तो ये काफ़ी बड़े एरिया तक फैला होता है, जैसे पूरा शहर हो, पूरा देश हो या पूरा विश्व हो। अब जैसे हम लोग इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट को वैन के एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, यानी इंटरनेट को सबसे बड़ा वैन कहा जा सकता है क्योंकि ये पूरे विश्व में फैला हुआ नेटवर्क हो गया। ठीक है, अब कोई भी नेटवर्क, जैसे हमारा कोई एक कंपनी है जिसके भारत में 50 ब्रांचेस हैं और दूसरे देशों में भी 100 ब्रांचेस हैं, तो ये पूरे के पूरे 150 जो ब्रांचेस हैं उनके लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक वैश्विक नेटवर्क जैसा बन जाता है। तो ये इस प्रकार का जो नेटवर्क होगा उसे कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। यह पूरे विश्व को जोड़ने का कार्य कर सकता है। इसमें डेटा को सुरक्षित भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, वैन में डेटा को सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, लेकिन इसमें सिक्योरिटी की काफ़ी चिंता करनी पड़ती है। तो काफ़ी सिक्योर रहे ये हमारा नेटवर्क, उसके लिए भी काफ़ी काम किए जाते हैं वाइड एरिया नेटवर्क में। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं? यह वायर्ड और वायरलेस का मिला जुला नेटवर्क होता है। बात सही भी है कि हर जगह वायर लगाना, इतनी लंबे लंबे दूर तक वायर लगाना संभव नहीं है, तो वायरलेस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वायर्ड नेटवर्क भी होते हैं इसके अंदर, वायरलेस नेटवर्क भी होते हैं। इसमें डेटा उपग्रह के द्वारा भेजा और प्राप्त किया जा सकता है, तो इसमें उपग्रह का भी उपयोग होगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का भी उपयोग होता है। तो उपग्रह के द्वारा डेटा भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा हम पूरी दुनिया में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब दुनिया भर में ये नेटवर्क फैलेगा तो दुनिया भर में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के नेटवर्क हो गए, लैन, मैन और वैन। तो इन तीनों प्रकार के नेटवर्क्स के बारे में हमको जो भी जानकारी आपको अभी मिली है उसको जरूर याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है कि हमारे नेटवर्क में हम कुछ कंप्यूटर जब आपस में जोड़ते हैं तो एक खास व्यवस्था के साथ जोड़ते हैं। हम ये ध्यान देते हैं कि कंप्यूटर नंबर 1 कंप्यूटर नंबर 2 से जुड़ेगा, कंप्यूटर नंबर 1 कंप्यूटर नंबर 3 से भी जुड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये टोपोलॉजी अलग हो जाएगी। लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं कि कंप्यूटर नंबर 1 कंप्यूटर नंबर 2 से जुड़ेगा और फिर कंप्यूटर नंबर 2 जो है वो 3 से जुड़ेगा, तो टोपोलॉजी अलग हो जाएगी। यानी कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने की जो व्यवस्था होती है उसे कहा जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। और शब्दों में हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि टोपोलॉजी जो है वो नेटवर्क की आकृति यानी लेआउट को कहा जाता है। जब हम पेपर पे नेटवर्क का लेआउट बनाते हैं तो उसको कहा जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। और ये जो लेआउट है, ये जो नेटवर्क की आकृति होती है, वो यही दर्शाती है कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने की क्या व्यवस्था है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के द्वारा यह निर्धारण होता है कि नेटवर्क के विभिन्न नोड्स किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ेंगे तथा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे।
तो जब जिस व्यवस्था से कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाएगा उसी व्यवस्था के द्वारा ही ये डिसाइड होगा कि किस प्रकार आपस में कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं और किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे, कैसे रूटिंग होगा, कैसे स्विचिंग होगा। ये सारी चीजें उस टोपोलॉजी के अनुसार ही पूरी चीजों का निर्धारण होता है। अब ये कई प्रकार के होते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, एक एक करके हम लोग जानेंगे इन टोपोलॉजीज के बारे में। पहला होता है बस टोपोलॉजी, फिर आता है ट्री टोपोलॉजी, फिर होता है रिंग टोपोलॉजी, फिर स्टार टोपोलॉजी और फिर मैश टोपोलॉजी। तो ये 5 अलग अलग प्रकार के टोपोलॉजीज हो गए, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। अब इसी में क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी की भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजीज के ये जो 5 प्रकार हमने अभी चर्चा की जिनकी, वो क्या हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बस टोपोलॉजी को। ठीक है, इस टोपोलॉजी में एक ही तार यानी बैकबोन केबल होता है। अब ये कुछ इस प्रकार से देख लीजिए, ये जो तार है इसे बोलते हैं बैकबोन, दोनों साइड टर्मिनेटर लगे हुए हैं। अब इसमें टर्मिनेटर एक बार लग गया तो और कंप्यूटर्स इसमें इसी साइड से नहीं जोड़े जा सकते। अब ये जो बैकबोन केबल है, जो ये मुख्य तार है, इसी में दूसरे नोड्स जोड़ दिए गए हैं। नोड मतलब कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस। इधर भी इसी बैकबोन में एक नोड जोड़ दिया गया, इधर भी जोड़ दिया गया, इधर भी जोड़ दिया गया, इधर भी जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये बन गया एक बस टोपोलॉजी का नेटवर्क। तो यही हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि एक बैकबोन केबल होती है और सभी कंप्यूटरों को एक ही तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है, जैसा कि हम लोगों ने इस फोटो में अभी देख लिया। तार के प्रारंभ तथा अंत में एक विशेष प्रकार का संयंत्र यानी डिवाइस लगा होता है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। ये वाला टर्मिनेटर जो हम लोगों ने अभी देखा। अब इसके लाभ क्या हैं, इस प्रकार का नेटवर्क बनाने के क्या लाभ हो सकते हैं, इसके लाभ अब देख लेते हैं। इस टोपोलॉजी को स्थापित करना आसान होता है, ये बड़े इजीली ये टोपोलॉजी स्थापित हो जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में नहीं जोड़ने हैं, कंप्यूटर्स की संख्या बाद में बढ़ानी नहीं है, तो सबसे इजी होता है बस टोपोलॉजी की स्थापना करना। तो ये टोपोलॉजी का निर्माण बहुत ही इजीली हो जाता है। दूसरा है इसमें कम तारों का उपयोग होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप टोपोलॉजी देख के समझ गए होंगे कि इसमें बाद में कोई जोड़ना नहीं, कोई नया कंप्यूटर वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता नहीं है, तो इसमें तारों का उपयोग बहुत ही कम होता है। इसमें फॉल्ट को ढूंढना आसान होता है, कम कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं, एक ही बैकबोन केबल होता है। अब लेकिन उसकी कुछ हानियां भी हैं। किसी एक कंप्यूटर की खराबी से संचार रुक सकता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि एक कंप्यूटर खराब हो गया तो फिर डेटा ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेमोरी जो है वो सभी कंप्यूटर्स के पास अलग अलग होती है। तो एक कंप्यूटर जो है, यदि उसके अंदर का डेटा मतलब वो कंप्यूटर खराब हो गया, उसके अंदर कुछ डेटा है, तो बाद में उसको ट्रांसफर करना बहुत ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस कंप्यूटर को चेंज करना पड़ सकता है या उस कंप्यूटर के रिपेयर के बाद हो सकता है। बाद में किसी भी कंप्यूटर को जोड़ना इसमें कठिन होता है। ये हम लोगों ने अभी 2 हानियां देख ली, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये था हमारा बस नेटवर्क। फिर आते हैं हम लोग अब ट्री टोपोलॉजी पे। तो ट्री नेटवर्क कैसा होता है, इसमें एक कंप्यूटर से बाकी सभी कंप्यूटर वृक्ष की तरह जुड़े होते हैं। ये देखिए, जैसे ये ट्री टोपोलॉजी। अब ये जो कंप्यूटर है बाकी सभी इसी के साथ ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये 2 अलग अलग ब्रांचेस बना लिए। अब ये जो है इसको बोलते हैं रूट। ये जो सबसे ऊपर वाला कंप्यूटर है जिससे बाकी सभी कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, मतलब ये रूट खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन। तो ये रूट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्री टोपोलॉजी का। अब जैसे ट्री एक वृक्ष हो गया तो जो इसकी जड़ है वो रूट है, और इसी रूट से ब्रांचेस होती हैं। अब ये जैसे एक ब्रांच हो गई, ये दूसरी ब्रांच हो गई। अब ये जो इस ब्रांच की अगर अलग तरीके से आप बात करेंगे तो ये रूट हो गया, है ना, इस ब्रांच का ये रूट हो गया, और टोटली आप बात करेंगे तो ये रूट है। तो जिस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, जो उसके नीचे के कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर कहलाता है रूट। उस नोड को बोलेंगे रूट। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि कंप्यूटर्स के बीच में यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। यानी जैसे ये कंप्यूटर नंबर 1 है ना, ये कंप्यूटर नंबर 2 हो गया, ये वाला कंप्यूटर नंबर 2 हो गया। तो 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पेरेंट और चाइल्ड का। 1 जो है वो 2 का पेरेंट है और 2 जो है वो 1 का चाइल्ड है। इसी प्रकार से ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये वाला जो कंप्यूटर है वो अपने ऊपर वाले का चाइल्ड हो गया, ये भी अपने ऊपर वाले का चाइल्ड हो गया, ये भी अपने ऊपर वाले का चाइल्ड है, और ये जो है अपने नीचे वाले का पेरेंट है। अब इसमें कोई और एक कंप्यूटर यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा तो ये वाला कंप्यूटर जो है वो इसका
चाइल्ड है। इस प्रकार से कंप्यूटर्स के बीच में आपस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। तो इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक दूसरे से वृक्ष की तरह जुड़े होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है ट्री टोपोलॉजी। सारे कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े रहते हैं। यह नेटवर्क एक वृक्ष के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम ट्री टोपोलॉजी है। इसके नोड्स में पेरेंट चाइल्ड संबंध होता है, जो मैंने आपको भी बताया कि पेरेंट चाइल्ड संबंध क्या होता है। अब इसके भी कुछ लाभ हैं। लाभ क्या है? एक सेगमेंट के खराब होने पर दूसरे सेगमेंट पर कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे कि ये जो अगर लेफ्ट साइड वाला यदि सेगमेंट खराब हो जाए तो राइट वाले सेगमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस ये रूट चलते रहना चाहिए। रूट खराब हुआ तो सारा काम खराब हो जाएगा। एक सेगमेंट के खराब होने पर दूसरे सेगमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस नेटवर्क में नए कंप्यूटर को लगाना आसान होता है, नीचे लगाते चलिए, है ना। ऊपर के साइड से नहीं लगा सकते, नीचे के साइड से आप लगाते चलिए जितने भी लगाते हैं। इसके कुछ हानि है, यदि बैकबोन यानी कि जो रूट है हमारा कंप्यूटर, यदि वो डाउन हो जाता है तो बैकबोन लाइन टूट जाती है तो पूरा सेगमेंट रुक जाता है। अब जैसे ये ही है कंप्यूटर हमारा रूट, यदि ये खराब हो गया तो इसके नीचे फिर डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रूट जो है इसके अंदर जो डेटा है वो इधर उधर जाएगा ही नहीं, है ना। दूसरा चीज है, यह बड़े नेटवर्क के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये जब बहुत ज्यादा फैल जाता है, एक तो इसमें सबसे बड़ी हानि ये है कि ये कंप्यूटर्स इसमें न्यू जुड़ेंगे तो वो नीचे जुड़ेंगे, ऊपर की ओर नहीं जुड़े जा सकते। तो ये बड़े नेटवर्क बनाने में बड़ा कम्बरसम, बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाता है। रूट कंप्यूटर के खराब हो जाने पर पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है, ये हमने अभी चर्चा इसकी कर ली है। तो ये है ट्री टोपोलॉजी। अगला टोपोलॉजी आता है रिंग टोपोलॉजी। इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में लगे होते हैं। अब ये देखिए कुछ इस तरह का होता है, ये रिंग टोपोलॉजी है। ये कंप्यूटर्स इसके जो हैं वो आपस में गोलाकार लगे हुए हैं। अब ये जैसे कंप्यूटर नंबर 1, ये कंप्यूटर नंबर 2, ये कंप्यूटर नंबर 3। अब कंप्यूटर नंबर 1 जो है वो कंप्यूटर नंबर 2 से तो करता है कम्युनिकेट, लेकिन 3 से डायरेक्टली नहीं करता, वो 2 के थ्रू 3 से कम्युनिकेट करता है। इस तरह की ये व्यवस्था होती है, रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं इसको। इस नेटवर्क में सभी कंप्यूटर समान स्तर के होते हैं, कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होता। इसके भी कुछ लाभ होते हैं। लाभ क्या है? यह नेटवर्क अधिक कुशलता से कार्य करता है, क्योंकि इसमें कोई कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता। सारे कंप्यूटर समान स्तर के हैं ना। यह किसी एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होता है। यदि एक लाइन या कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे तो दूसरी दिशा की लाइन के द्वारा काम किया जा सकता है। हालांकि ये चीज थोड़ी सी मुश्किल जरूर हो जाती है। जैसे सपोज करिए कंप्यूटर नंबर 2 जो है वो खराब हो गया। अब कंप्यूटर नंबर 1 को कुछ डेटा चाहिए कंप्यूटर नंबर 3 से। अब कंप्यूटर नंबर 2 खराब है, कंप्यूटर नंबर 2 के थ्रू 3 से कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता, तो अब ये दूसरे साइड से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। यानी एक साइड का यदि कम्युनिकेशन बंद हो जाता है किसी कारणवश तो दूसरे साइड से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है। फिर उसके बाद इसके कुछ हानियां भी हैं रिंग टोपोलॉजी के। यदि कंप्यूटर कम है तो गति अधिक होती है, और यदि कंप्यूटरों की संख्या अधिक है तो गति कम हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब कंप्यूटरों की संख्या ज़्यादा होगी तो एक एक नोड से होकर डेटा जाएगा। डेटा ट्रांसफर जो है एक एक नोड से होता हुआ जाएगा, और जितने ज़्यादा नोड्स बीच में पड़ेंगे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में डेटा को उतना ज़्यादा समय लगेगा। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को लाने के लिए कई कंप्यूटरों से गुजरना पड़ सकता है, और ये तो होता ही है। अब जितने ज़्यादा कंप्यूटर लगे रहेंगे रिंग नेटवर्क में, वो उतने ज़्यादा कंप्यूटर से गुजरना पड़ता है डेटा को। तो ये था रिंग टोपोलॉजी। फिर आता है स्टार टोपोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है। इस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर या सर्वर होता है जिसे अन्य कंप्यूटरों से जोड़ दिया जाता है। अब आप देख लीजिए, ये हो गया स्टार टोपोलॉजी ना, ये स्टार टोपोलॉजी है। इसमें ये जो बीच में है ये सेंट्रल कंप्यूटर है, जिसे हम लोग सर्वर कह सकते हैं। ये बाकी सभी कंप्यूटर्स को संचालित करता है। अब संचालित करने का मतलब है कि उनको डेटा देना, उनसे डेटा लेना, ये सारे काम जो है वो इस सेंट्रल कंप्यूटर के द्वारा होंगे। कोई कंप्यूटर आपस में, जैसे ये वाले दोनों आपस में जुड़े नहीं है ना, ये दोनों आपस में जुड़े नहीं। यदि इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो फिर सर्वर के थ्रू करना पड़ेगा। इसीलिए जो सर्वर कंप्यूटर होता है, जो बीच वाला सेंट्रल कंप्यूटर है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस प्रकार का जो नेटवर्क है ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल जो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है वो इसी टोपोलॉजी का यूज़ करती है, जिसमें जैसे ATMs वगैरह हो गए, ये पूरे के पूरे इसी टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं, इसी तरह के टोपोलॉजी पे बेस्ड हैं। अब जैसे सपोज करिए कि हम ATM का यूज़ करने जाते हैं तो हमारा ATM एकमात्र नोड है, ठीक है। जब हम इसमें
ऑथेंटिकेशन करते हैं, यूज़र ऑथेंटिकेशन होता है तो सर्वर तक जाता है हमारा डेटा। सर्वर जब रिस्पांस देने लग जाता है तो हम सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं, अपना पैसा वैसा जो भी निकलना है, जो भी डेटा हमारा संग्रहण होता है वो हो जाता है, और उसके बाद फिर हम एटीएम पे अपना जो है वो हमारा जो भी समय है, जो हमारा लॉग आउट सेशन है, वो हमारा सेशन बंद कर देते हैं उसको। तो इस प्रकार से स्टार टोपोलॉजी जो है वो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, लोकल कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं, जो मैंने अभी बताया। होस्ट कंप्यूटर या सर्वर द्वारा ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। सामान्यतः सर्वर में डेटा सेव होता है तथा अन्य कंप्यूटर वर्क स्टेशन की तरह कार्य करते हैं। तो जो सेंट्रल कंप्यूटर है, सर्वर है, डेटा सामान्यतः उसी के अंदर रखा जाता है और बाकी सभी कंप्यूटर्स के अंदर कोई मेमोरी नहीं होती है। वो सिर्फ डेटा के ऊपर जो भी जोड़ना घटाना जो भी है ना, वो सब करके और उसको सेव करते हैं सर्वर के अंदर। तो बाकी सभी कंप्यूटर जो हैं वो वर्क स्टेशन की तरह काम करते हैं, सिर्फ वर्क करने के लिए हैं, सेव करने के लिए नहीं है। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। लाभ क्या है, इस नेटवर्क में आसानी से नया कंप्यूटर जोड़ा जा सकता है, कभी भी इसमें नया कंप्यूटर जोड़ लीजिए। कंप्यूटर की संख्या बढ़ाए जाने पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सूचनाओं के आदान प्रदान की गति प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं ना। अब डेटा को यदि जाना है तो वो कई नोड्स से गुजर के जा ही नहीं रहा है, वो सिर्फ कोई भी वर्क स्टेशन लगता है तो वो सर्वर से कम्युनिकेट करता है। यदि कोई कंप्यूटर खराब होता है तो शेष नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं होता है। अब जैसे सपोज करिए ये नीचे वाला कंप्यूटर जो है वो ये खराब हो जाए, तो इससे किसी और को क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अब इसके कुछ हानि भी है। यह पूरा तंत्र होस्ट कंप्यूटर या सर्वर पर निर्भर होता है। यदि होस्ट कंप्यूटर खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। ये आपने कई बार सुना भी होगा, नेटवर्क डाउन है, सर्वर जो है वो डाउन है, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे कई बार। तो यदि सर्वर ही काम करना बंद कर दे या सर्वर रिस्पॉन्स करना बंद कर दे तो भी काम नहीं हो पाएगा, तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो उस कुछ समय के लिए काम नहीं कर पाएगा। अब जैसे किसी भी वर्क स्टेशन को जब सर्वर से जुड़ना होता है तो वो एक रिक्वेस्ट करता है ना, और जब सर्वर जुड़ जाता है उस वर्क स्टेशन से तो सर्वर रिस्पॉन्स करने लग जाता है। इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मोड। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर या क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के अंदर जो सर्वर और वर्क स्टेशन के बीच में संबंध होता है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का संबंध होता है। तो ये था हमारा स्टार टोपोलॉजी। फिर अगला टोपोलॉजी आता है मैश टोपोलॉजी। इसमें कई कंप्यूटर इंटरकनेक्शंस होते हैं, मतलब कंप्यूटर कई इंटरकनेक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं, कुछ इस तरह से, है ना। अब एक कंप्यूटर बाकी सभी कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ है तो इधर भी तार है, इधर भी तार है, इधर भी तार है, इधर भी तार है, इधर भी तार है। अब देखिए चारों तरफ तार तार का जाल फैल गया, है ना। कुछ मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का ये बन जाता है मैश टोपोलॉजी। इसमें प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़े होते हैं। मैश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। अब एक कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो एक दूसरे कंप्यूटर की मदद उसको लेनी ही नहीं है। उसको एक कंप्यूटर नंबर 1 को कंप्यूटर नंबर 10 को अगर भेजना है डेटा तो डायरेक्टली भेजेगा, वो कंप्यूटर नंबर 2, 3, 4, 5 से होके वो गुजरेगा ही नहीं, डेटा डायरेक्टली जाएगा, तो सीधा जो है वो सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है। इसके कुछ लाभ हैं, यानी कि सभी कंप्यूटर एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं। सिक्योरिटी तथा प्राइवेसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है ना, क्योंकि डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर। और हानि क्या है कि नया कंप्यूटर जोड़ना मुश्किल है, वो इसमें बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, और इसलिए है क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है। इसमें नए कंप्यूटर को जोड़ना यानी कि बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, इसका पूरी मैपिंग करके और नए कंप्यूटर को जोड़ना है, इसमें काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। फिर है फॉल्ट का पता लगाना मुश्किल है भाई, जब कॉम्प्लेक्स होगा कोई भी नेटवर्क तो उसमें फॉल्ट का पता लगाना वाकई मुश्किल हो जाता है, कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है। केबल की अधिकता हो सकती है और हो ही जाती है मैश सिस्टम में। जब एक बार चलिए 9-10 कंप्यूटर तक हो जाता है ठीक ठाक, लेकिन जब 25-30 कंप्यूटर जुड़ जाते हैं इस नेटवर्क से तो केबल की अधिकता हो जाती है, फॉल्ट्स भी पता नहीं लग पाते, और फिर उसके बाद और कंप्यूटर आपको जोड़ना पड़े तो वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये था मैश टोपोलॉजी, कुछ इस तरह का दिखता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जब स्टार टोपोलॉजी की बात की थी तो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या होती है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी।
स्टार टोपोलॉजी के नेटवर्क्स पे ये काम करती है। इस तकनीक का उपयोग तब होता है जब डेटाबेस अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और उस पर कई यूजर या कंप्यूटर को एक साथ कार्य करना होता है, जैसे एटीएम, उदाहरण के रूप में एटीएम। तो जहाँ पे डेटा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डेटा ऐसे कंप्यूटर में रखा हुआ है जिसे सर्वर बनाया गया है और उसके अंदर डेटा सुरक्षित है। अब डेटा थोड़ा सा इस कंप्यूटर पे, थोड़ा सा उस कंप्यूटर पे, ऐसा नहीं है, पूरा डेटा एक सर्वर में डाल दिया जाता है और बाकी जो कंप्यूटर जुड़ते हैं उन्हें वर्क स्टेशन कहा जाता है। उनके अंदर सिर्फ डेटा पे कामकाज हो सकता है, डेटा सेव नहीं हो सकता। तो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी यही करती है। इस तकनीक का उपयोग तब होता है जब डेटा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और उसी डेटा पे बहुत सारे लोगों को एक साथ कार्य करना होता है। ये भी चीज़ है ना, जब बहुत सारे यूज़र या कंप्यूटर एक साथ उस डेटा पे काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। इस स्थिति में जिस कंप्यूटर पर डेटाबेस होता है उसे सर्वर कहा जाता है और बाकी कंप्यूटर जो डेटाबेस में एंट्री करते हैं अथवा डेटाबेस के डेटा का उपयोग करते हैं वे क्लाइंट कहलाते हैं। तो जिस कंप्यूटर में डेटा है वो बन गया सर्वर और जो काम कर रहे हैं उस डेटा पे वो बन गए क्लाइंट। तो ये बन गई क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। जब किसी क्लाइंट को सर्वर के डेटा का उपयोग करना होता है तो वो सर्वर से डेटा प्राप्त करने या एडिट या अपेंड करने के लिए परमिशन मांगता है। जब भी क्लाइंट को कोई डेटा चाहिए सर्वर से तो डेटा को एडिट करने के लिए, डेटा का यूज करने के लिए परमिशन मांगता है और ये परमिशन मांगने को ही कहते हैं रिक्वेस्ट। इसे रिक्वेस्ट कहा जाता है। अब सर्वर जब रिक्वेस्ट की प्रतिक्रिया देने लगता है तो उसे रिस्पॉन्स कहा जाता है। इसे ही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मोड कहा जाता है। तो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मोड पे काम करती है। जब भी क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो जुड़ने के लिए वो एक परमिशन मांगेगा और ये परमिशन जो है वो रिक्वेस्ट कहा जाता है। जब परमिशन ग्रांट हो जाती है, जब सर्वर डेटा देने लग जाता है तो उसे कहा जाता है रिस्पॉन्स। तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मोड होता है जो कि क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में उपयोग होता है। अब ये जैसे कि देख लीजिए, ये स्टार टोपोलॉजी में है, ये सर्वर है, सारा डेटा इंपॉर्टेंट इसी में है, बाकी ये सब क्लाइंट हैं। जो वर्क स्टेशन है ये सारे के सारे क्लाइंट हैं। ये क्लाइंट को यदि सर्वर से जुड़ना है तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा और यदि सर्वर जुड़ गया तो रिस्पॉन्स करने लग जाएगा। ये इस तरह से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मोड पे क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी काम करती है। तो ये था हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में और क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के बारे में जाना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार आपसे फिर से। नमस्कार।